नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट सुखोई को लेके है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी सुखोई को अपग्रेड करने का फैसला किया गया था, जिसको हम सब सुपर सुखोई अपग्रेड कह सकते हैं। और इस बार इसमें सिर्फ इंडियन सिस्टम की मदद से इनको अपग्रेड करने का प्लान किया गया है। साथ ही फेज वाइज मैनर में अभी सुखोई को अपग्रेड करने का प्लान बनाया गया, जिसमें पहले फेज के अंदर सिर्फ 84 सुखोई को अपग्रेड किया जाएगा। अब आज इसको लेके कुछ और भी अपडेट सामने आ रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी सुखोई की लाइफ एक्सटेंशन करने के लिए भी एक प्रोग्राम को शुरू किया जा रहा है। इसके लिए अभी एक फिजिबिलिटी स्टडी को शुरू किया जा रहा है, जिसमें सुखोई की लाइफ को 25 से 35 साल तक इंक्रीज किया जा सकता है। अब आमतौर पर लाइफ एक्सटेंशन और मिड लाइफ अपग्रेड ये दोनों ही अलग चीज होते हैं। अपग्रेड का मतलब होता है कि इसमें सेम एयरक्राफ्ट की सब सिस्टम को नए सिस्टम से या मॉडर्न सिस्टम से रिप्लेस कर दिया जाता है, जिससे इनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी पहले के मुकाबले बेहतर होता है। लेकिन इनका जो सर्विस लाइफ होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाता। लेकिन लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम में सेम एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम को बेहतर किया जाता है, जिससे वो और भी ज्यादा दिन तक सर्विस कंडीशन में रह सकता है। मतलब अगर 10 साल सर्विस के बाद किसी एयरक्राफ्ट में जो मेन स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ डिफेक्ट हो जाता है तो उसको ठीक किया जाता है और फिर से उसको नए जैसे बनाया जाता है, ताकि ये फर्दर 10 साल तक सर्विस कर पाएगा। जिस तरीके से हम अपनी कार की फिटनेस को एक्सटेंड करा सकते हैं और उसकी बॉडी पर काम कराते हैं, ठीक वैसा ही सिस्टम यहाँ पर है। इसके लिए अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इशू किया गया और इस बार इसमें इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को भी शामिल करने का फैसला किया गया। इस पूरे लाइफ एक्सपेंशन प्रोग्राम को इंडियन एयरफोर्स की 11th बेस रिपेयर डिपो में किया जाएगा और इसे 3 अलग अलग फेज में कंडक्ट करने की बात की गई है। पहले फेज में सारा काम बेस रिपेयर डिपो के द्वारा ही किया जाएगा, जो कि एयरक्राफ्ट की स्ट्रक्चरल इशू को आइडेंटिफाई करेगी। मतलब ओवरऑल एयरक्राफ्ट की स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफेक्ट है और इसको पहले जैसा करने के लिए हमको क्या क्या काम करना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। और ये एक नहीं बल्कि सभी सुखोई में किया जाएगा जिनकी लाइफ एक्सटेंशन होने वाली है। सेकेंड फेज में बेस रिपेयर डिपो की निगरानी में हमारे इंडस्ट्रियल पार्टनर को इनिशियल सुखोई की लाइफ एक्सपेंशन प्रोसेस के साथ फैमिलियर कराया जाएगा, जिसके बाद थर्ड फेज में वो इंडिपेंडेंटली इनको अपग्रेड कर पाएंगे। लेकिन हमेशा से इनके ऊपर बेस रिपेयर डिपो की तरफ से निगरानी रखी जाएगी। अगला अपडेट मलेशिया की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को लेके। आप सब जानते हैं कि भारत की तरफ से तेजस को मलेशिया की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा गया था, जिसमें भारत की तरफ से अपनी तेजस की MK-1A वेरिएंट को बस $43 मिलियन की प्राइस के साथ मलेशिया को ऑफर किया गया था। लेकिन आखिर में इसमें मलेशिया की तरफ से साउथ कोरिया की FA-50 को सिलेक्ट किया गया था। अब जैसे कि ये बात अनाउंस किया गया था तो उसके तुरंत बाद ही इस टेंडर को लेके थोड़े बहुत कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मलेशिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये बात बताया गया कि टेंडर में मलेशिया की एयरफोर्स की तरफ से जो रूल थे उनको फॉलो नहीं किया गया था और इनिशियल RFI की रूल्स को थोड़ा बहुत डाइल्यूट किया गया था। और सबसे बड़ी बात तो ये था कि इसमें मलेशिया की तरफ से इन FA-50 फाइटर जेट को सिलेक्ट किया गया था, ये भारत की तरफ से ऑफर किए गए तेजस के मुकाबले महंगे कीमत पर उनको ऑफर किए गए थे, जिस वजह से मलेशिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इस टेंडर को होल्ड पर रखने का फैसला किया गया था। अभी बताया जा रहा है कि मलेशिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर इसमें साउथ कोरिया की FA-50 को खरीदने का मन बना लिया गया है तो साउथ कोरिया को अपनी FA-50 फाइटर जेट को भारत की तेजस की प्राइस के साथ मैच करना पड़ेगा या फिर उससे कम करना पड़ेगा, क्योंकि साउथ कोरिया की तरफ से भी मलेशिया को FA-50 की एक स्पेसिफिक मॉडिफाइड वेरिएंट को ऑफर करने का वादा किया गया था, जिसमें वो AESA रडार ऑफर करने वाले और इसके लिए साउथ कोरिया की तरफ से $50 मिलियन का प्राइस रखा गया था। जबकि तेजस MK-1A जो कि हर मामले में FA-50 के मुकाबले बेहतर होने वाला था, उसे भारत ने बस $43 मिलियन की प्राइस में मलेशिया को ऑफर किया था। इस वजह से अभी मलेशिया की तरफ से साउथ कोरिया को ये कहा जा रहा है कि उनको अभी अपनी एयरक्राफ्ट की प्राइस को 7 मिलियन के आसपास रिड्यूस करना पड़ेगा, जिसमें फिलहाल साउथ कोरिया की कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री राजी नहीं हो रहा है और अभी इसी बात को लेकर दोनों देशों के बीच नेगोशिएशन चल रहा है और इसी वजह से जो ऑफिशियल डील था उसको साइन करने की जो डेट था उसको पोस्टपोन कर दिया गया। अभी हम लोग यहाँ पर कोई नतीजे पर पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आगे चल के साउथ कोरिया इसकी प्राइस को कम करने के लिए राजी हो जाएगा तो उन दोनों के बीच डील को साइन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर साउथ कोरिया यहाँ पर अपनी प्राइस को कम करने के लिए राजी नहीं होता है तो हो सकता है आगे चल के
FA-50 को कैंसिल करके मलेशिया की तरफ से कोई दूसरी ऑप्शन को ढूंढने की तलाश किया जा सकता है। तो अभी के लिए हम लोग कोई भी नतीजे पर पहुंच नहीं सकते, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर इसमें तेजस सिलेक्ट नहीं भी होता है तो इसमें मलेशिया को खास फायदा नहीं होने वाला है। अगला अपडेट मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को लेकर। आप सभी को पता होगा कि 2 दिन पहले ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अनाउंस किया गया था कि मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में अभी हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को भी इंडक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। और उस दिन मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा हुआ तो इससे खास करके रशिया को फायदा हो सकता है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट के बाद सिर्फ रशिया अकेला ऐसा देश है जिसके पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मौजूद है जो कि भारत को ऑफर किया जा सकता है। वैसे तो चाइना के पास भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मौजूद है, लेकिन उसको भारत को ऑफर नहीं किया जा सकता है। और इस सेगमेंट में रशिया के पास एक नहीं बल्कि 2 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिसमें से एक तो Su-57 है और दूसरा Su-75 है। इसमें से Su-57 की बात करें तो इसको पहले से ऑपरेशनल किया जा चुका, और Su-75 यानी कि चेकमेट की बात करें तो इसकी टेस्ट फ्लाइट 2026 के आसपास होने की बात की जा रही है। इसी वजह से कुछ लोगों को लगता है कि ये शायद ही मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके अलावा कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि अब मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में F-35 को भारत खरीद सकता है। अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, इसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। अब पहली बात तो ये कि जब भी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को इशू किया गया था तो उसमें यूनाइटेड स्टेट की तरफ से कभी भी F-35 को ऑफर करने की बात नहीं की गई थी। उन्होंने F-16 का एक मॉडिफाइड वेरिएंट बनाकर इसको F-21 का नाम देकर भारत को ऑफर कर दिया गया। फिर F-15 की एक नई वेरिएंट को भारत को ऑफर कर दिया गया, लेकिन कभी भी F-35 को भारत को ऑफर करने की बात नहीं की गई है। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि भारत S-400 सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है और यूएस ये बात नहीं चाहता कि S-400 सिस्टम के साथ कभी भी F-35 को ऑपरेट किया जाए, और इसी वजह से टर्की को यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अपनी F-35 प्रोग्राम से बाहर करने का फैसला किया गया था, जबकि इसमें टर्की की तरफ से इनिशियली पैसे भी इन्वेस्ट किए गए थे। इसके बाद दूसरा कारण यह है कि मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में भारत इन जेट्स को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ लोकली मैन्युफैक्चर करना चाहता है। अब जब यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अपनी F-16 की कंप्लीट टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करने के लिए मना किया जा रहा था, तो आपको क्या लगता है कि वो कभी भी अपनी F-35 की टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करने के लिए हामी भरेंगे? इसके बाद मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में जिन भी एयरक्राफ्ट को खरीदा जाएगा उनको इंडियन सिस्टम के साथ कॉम्पैक्टेबल होना पड़ेगा, यानी कि इसमें हमको इंडियन मेड वेपन्स को भी फायर करने की इजाजत देनी पड़ेगी, जो कि काफी हद तक F-35 के साथ संभव तो हो सकता है, लेकिन इसके लिए यूनाइटेड स्टेट की तरफ से परमिशन दिया जाएगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। अब इसके बाद सबसे बड़ा इशू ये होने वाला है कि यूनाइटेड स्टेट जिन भी देशों को अपनी वेपन सिस्टम को एक्सपोर्ट करता है वो इनडायरेक्टली उन पर अपना कंट्रोल रखने की कोशिश करता है, जो कि भारत कभी नहीं चाहेगा। और इन सब बातों से लगभग साफ होता है कि मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में F-35 की एंट्री होना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो इसकी चांस जो होने वाला है वो बहुत ही कम होने वाला है। अगला अपडेट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर या प्रचंड हेलीकॉप्टर को लेके। अभी तक इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को लगभग 8 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को डिलीवर किया जा चुका है, और इनिशियल ऑर्डर के 15 में से बाकी बचे 7 हेलीकॉप्टर को भी जल्दी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा, जिसमें से 5 इंडियन आर्मी को डिलीवर किया जाएगा और 10 इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा। इसी बीच बहुत सारे लोगों का एक कंसर्न था कि अभी हमने LCH को तो इंडक्ट कर लिया है, लेकिन फिलहाल इसमें इसकी मेन वेपन सिस्टम यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मौजूद नहीं है, जो कि इसका प्राइमरी स्टैंडर्ड वेपन होने वाला था। तो इस पर अभी अपडेट सामने आ चुकी है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इसी साल के अंत तक ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की टेस्टिंग को शुरू कर दिया जाएगा, जो कि हमारी इंडिजिनस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होने वाली, जिसको आप सब ध्रुवास्त्र के नाम से जानते हैं। लेकिन इसकी फायर पावर यहीं तक ही सीमित नहीं होने वाला है, यानी कि ये सिर्फ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को ही नहीं बल्कि आगे चल के इसमें से ड्रोन्स को भी ऑपरेट करने की बात की जा रही है, जो कि इसको एक नेक्स्ट जनरेशन अटैक हेलीकॉप्टर की कैपेबिलिटी देने वाला है। और इसमें से सिर्फ एक ही कैटेगरी की नहीं बल्कि मल्टीपल कैटेगरी की स्वॉर्म ड्रोन को कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले तो इसमें अल्फा एस सिस्टम नाम के एक एयर लॉन्च ड्रोन को कैरी करने की काबिलियत होने वाली है, जिनकी रेंज 100 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। और इसमें टोटल 2 अल्फा एस पॉड को कैरी किया जा सकता है, जिसमें से हर एक पॉड में 2 से 4 अल्फा एस ड्रोन को कैरी किया जा सकता है, जो कि दुश्मन के ऊपर ऑफेंसिव स्ट्राइक करने के लिए एक बहुत ही खतरनाक वेपन होने वाला है, और आज तक किसी के पास भी ऐसे वेपन सिस्टम मौजूद नहीं है। इसके अलावा
एक और प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी है जो कि अभी एक स्मॉल साइज के ड्रोन को डेवलप कर रही है, यानी कि मिनी ड्रोन को डेवलप कर रही है, जिनको आगे चल के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि मेनली सर्वेलेंस के लिए, रिकॉन के लिए या फिर इंटेल गैदरिंग रोल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और अंत में अभी इसमें मिस्ट्रल एयर टू एयर मिसाइल के बदले एक इंडिजिनस एयर टू एयर मिसाइल को भी इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए जा रहे मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का एक एयर लॉन्च वेरिएंट होने वाला है। अगर आप इन सभी कैपेबिलिटीज को अभी ध्यान से देखेंगे तो LCH को दुनिया का सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर कहा जा सकता है और लाइटवेट कैटेगरी के होने के बावजूद भी आगे चल के अपाचे से हेलीकॉप्टर को भी आउट परफॉर्म करने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।